वेलकम स्टूडेंट्स। सीज एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि हमारा करंट अफेयर का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर। कुछ दिनों से करंट अफेयर अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि दिक्कतें आ गई थी कुछ। तो 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई के करंट अफेयर आज एक साथ अपलोड किए जाएंगे और बाकी जो करंट अफेयर हम लोग और देखेंगे 3 तारीख का। तो 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई के करंट अफेयर आज हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सियान जतन क्लिनिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सियान जतन क्लिनिक प्रत्येक गुरुवार। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सियान जतन क्लिनिक है क्या। तो सियान जतन क्लिनिक, तो सियान का मतलब पता है आपको, छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द है सियान, जिसके अर्थ होते हैं मुखिया या वृद्ध को बोलते हैं सियान, मुखिया या वृद्ध। जो घर में हेड रहते हैं उसको सियान कहते हैं। तो सियान जतन क्लिनिक अर्थात जो वृद्ध हैं उनका जतन, जतन अर्थात सेवा करना, ख्याल रखना, इसके लिए क्लिनिक का गठन किया गया जिसे सियान जतन क्लिनिक कहते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि सियान जतन क्लिनिक है क्या। तो सियान जतन क्लिनिक के बारे में आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में संचालनालय आयुष अर्थात आयुष का डायरेक्टोरेट है। तो यहाँ पे आयुष का फुल फॉर्म दिए हैं, AYUSH। आयुष, ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का मतलब होता है योग एवं प्राकृतिक शिक्षा, यू का अर्थात होता है यूनानी। यहाँ पे आयुष का फुल फॉर्म दिए है SH। ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का होता है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यू का होता है यूनानी, एस का होता है सिद्ध और एच का होता है होम्योपैथी। यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी आयुष का फुल फॉर्म है, आप याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में आयुष द्वारा, आयुष की जो संस्था है उसके द्वारा प्रत्येक गुरुवार को लगने वाले सियान जतन में विशेष ओपीडी किया गया। अर्थात प्रत्येक गुरुवार को क्या लगता है, सियान जतन क्लिनिक। सियान जतन क्लिनिक कब लगता है, तो गुरुवार को अर्थात थर्सडे को। और नोडल एजेंसी कौन है इसकी, तो आयुष। बस हमें इतना ही याद रखना है, नोडल एजेंसी आयुष है। इसमें क्या होता है देखिए कि इस जो होम्योपैथी औषधालय है, यूनानी औषधालय या जिला आयुर्वेद चिकित्सालय जो या अन्य पॉली क्लिनिक है, उसमें सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो सुविधा प्रदान की जाती है चिकित्सा की, वह प्रदान किया जाता है, जिससे वृद्धावस्था के संबंधित विकारों और व्याधियों के साथ विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगों का आयुष के माध्यम से उपचार किया जा सके। अर्थात आयुष के द्वारा वृद्धावस्था के लोग जो हैं अर्थात सियान जो लोग हैं उनसे विकारों की जांच की जा सकती है। तो आप यह याद रखिएगा, यह क्लिनिक का नाम क्या है, तो सियान जतन। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सियान जतन इंपॉर्टेंट है। कब लगता है, तो गुरुवार को। इसकी नोडल एजेंसी क्या है, तो आयुष। मई 2022 से अब तक 74,738 वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क आयुर्वेद उपचार दिया जा चुका है। लगभग 75,000 लोगों को, 75,000 कैसे नागरिक होने चाहिए, वृद्ध नागरिक। याद रखिएगा, सियान का अर्थ ही वृद्ध नागरिकों के लिए निःशुल्क आयुर्वेद उपचार दिया गया है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाला न्यूज जो है हमारा। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजधानी रायपुर के मौलसरी बिहार कॉलोनी, यह याद रखिएगा, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है रायपुर। रायपुर में रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, अर्थात रियल इस्टेट में जो दिक्कतें आती है, अर्थात यहाँ पे जो रियल इस्टेट पे इन्वेस्ट करते हैं, रियल इस्टेट पे जो इन्वेस्ट है वर्सेस स्टेट के बीच जो प्रॉब्लम आती है, स्टेट अर्थात राज्य के जो भी समस्या आती है, जो भी समस्याएं पैदा होती है उनके निदान के लिए क्या बनाया गया है, रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल कहाँ है, रायपुर में। और यह अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, यह इंपॉर्टेंट है, तो जस्टिस श्री शरद कुमार गुप्ता जी। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल कहाँ है, तो रायपुर में। इसके अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस श्री शरद कुमार गुप्ता जी। इसके बारे में आइए और देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रियल इस्टेट के कारोबार में एक तरफ आम उपभोक्ता होता है और दूसरी तरफ बिल्डर या कॉलोनाइजर होते हैं, अर्थात दो पक्ष हैं, फर्स्ट वर्सेस सेकंड। दोनों के अपने हित होते हैं और दोनों के हितों के संरक्षण का जो दायित्व है वो किसका है, शासन का। इसीलिए इसमें क्या, पारदर्शिता, विवाद कम और रियल एस्टेट में रेगुलेशन, अर्थात राज्य के बीच जनता, अर्थात
हम लोगों ने सुनते आए हैं कि कोई जमीन फ्लैट खरीद रहा है या किसी ने हाउस खरीद लिया, पर उसके बाद बिल्डर ने क्या कर दिया, उसे डिच कर दिया, अर्थात बिल्डर द्वारा उसे दिया नहीं गया, पोजेसन नहीं दिया गया, और कोई भी समस्या आती है रियल एस्टेट को लेके, उसके लिए स्टेट अप्रूव ट्रिब्यूनल बनाया गया है। क्या बनाया? रियल स्टेट रियल स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां पे आप अपील कर सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल। आप यहाँ पे अपने रियल एस्टेट के संबंधी, अर्थात जो मकान या वाद विवाद है, इसके संबंधित में अपील कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद कर रखना है कि राजधानी रायपुर के मौलसरी विहार में है, अर्थात रायपुर जिले पे है। रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन है? तो श्री जस्टिस शरद कुमार गुप्ता जी। और रियल एस्टेट से जुड़ा तो जो विवाद जिनसे जुड़े हैं वो क्या है? रेरा। आपको पता होगा रेरा, इसका ही मुख्यालय रायपुर में है। यह छत्तीसगढ़ का रियल एस्टेट का ट्रिब्यूनल का एक नोडल एजेंसी, जो छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट होते हैं वो उसकी नोडल एजेंसी, गवर्नमेंट नोडल एजेंसी रेरा है। अगला जो न्यूज है वो है प्राइस से, अर्थात प्राइज मिला है। सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता के अंतर्गत, सिविल सर्विस प्रतियोगिता चल रही है अभी, इसके अंतर्गत भोपाल में 21 से 30 जून तक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? सबसे पहले सिविल सर्विसेज वाला तो भोपाल में। छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस की महिला हॉकी टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है कि प्रतियोगिता का नाम क्या था? तो सिविल सर्विस प्रतियोगिता थी। हॉकी प्रतियोगिता 21 जून से 30 जून तक भोपाल में हुई, और इसमें महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। बस यही याद रखनी है हमें कि छत्तीसगढ़ की जो सिविल सर्विस टीम है फीमेल, छत्तीसगढ़ की सिविल सर्विस, सिविल सर्विस की जो टीम है, कौन सी टीम है? हॉकी की टीम है। तो हॉकी की टीम को क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल। अंजुम रहमान, अर्थात जो सिविल सर्विसेज हॉकी टीम है महिला की, उसकी कैप्टन कौन है? अंजुम रहमान जी हैं। उन्होंने गोल किया। और यह याद रखिएगा, यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से निकल कर आता है करंट अफेयर से, कि कप्तान अंजुम रहमान। यह भी इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ की जो महिला हॉकी टीम है सिविल सर्विसेज की, याद रखिएगा विशेष रूप से सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम, यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम। मैं ओरिजिनल हॉकी टीम नहीं बोल रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ राज्य की हॉकी टीम है ये सिविल सर्विसेज वाले हैं। इसलिए आप कप्तान का नाम याद रखते टाइम याद रखिएगा कि कैटेगरी कौन सी है। और यह बात भी याद है कि छत्तीसगढ़ से महिला हॉकी टीम ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें 12 टीम छत्तीसगढ़ कौन सी स्थान पर थी? चौथे स्थान पर। ये पिछले साल की बात कर रहे हैं, गत वर्ष की बात कर रहे हैं, अर्थात बीते वर्ष की बात कर रहे हैं। तो इस न्यूज से इतना ही। आइए देखते हैं अगला न्यूज। हमारा अगला न्यूज है बुक से, अर्थात बुक पब्लिशिंग की बात हुई है या किताबों से, किताबों की कैटेगरी में ये वाला न्यूज है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अब के पहले अब के बाद, यह बुक का टाइटल है, आप याद रखेंगे, अब के पहले अब के बाद के प्रकाशन के लिए श्री सिन्हा को बधाई दी। श्री सिन्हा जी कौन है? श्री सिन्हा जी हैं श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी, जो वर्तमान में अभी आज के डेट पे जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर हैं। श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी पहले राजनांदगांव के कलेक्टर हुआ करते थे, अभी भी इनका ट्रांसफर हुआ है। उनकी एक किताब है अब के पहले अब के बाद, तो आप याद रखिएगा अब के पहले अब के बाद की किताब किसकी है? तो श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी की, जो कलेक्टर है वर्तमान में जांजगीर चांपा के। इस किताब में इसे आलेखों का संग्रह कहा गया है। अब के पहले अब के बाद क्या है? आलेखों का संग्रह है, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ग्रामीण जीवन, स्थानीय कला, आजीविका, प्रशासन, प्रबंधन, अर्थव्यवस्था व अन्य सभी समस्याएं और रीति रिवाज, और जो भी सामाजिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से इसकी विवेचना की गई है। अर्थात छत्तीसगढ़ समाज की जो विशिष्टताएं हैं, या छत्तीसगढ़ समाज में जो संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और समाज है, उसकी प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विवेचना किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी के द्वारा। तो आप किताब का नाम याद रखिए कि किताब का नाम क्या है? तो अब के पहले अब के बाद, यह याद रखिए कि किताब का नाम क्या है और किनके द्वारा लिखी गई है? तो श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी द्वारा। इस किताब के कितने भाग है? तो इस किताब के 2 भाग हैं। पहला भाग में शासकीय योजनाओं से संबंधित लेख है, याद रखिएगा, और दूसरे भाग में अन्य समसामयिक विषयों के संबंधित लेख प्रकाशित हैं।
किताब के दो भाग हैं, कितने भाग हैं? भाग दो भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग क्या है? गवर्नमेंट स्कीम। दूसरा है करंट सब्जेक्ट, जो करंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है उन पर चर्चा की गई। तो आप याद रखेंगे कि दो भाग हैं इसके, पहले भाग में गवर्नमेंट स्कीम है और दूसरे भाग में करंट सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, अर्थात समसामयिक विषयों से संबंधित लेख है। अगला हमारा जो न्यूज आया है वो फिर से प्राइस को लेकर है, अर्थात पुरस्कार को लेकर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एवं बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, यहाँ पे दो एजेंसियां दिखाई दे रही है, दो एजेंसी है, पहला है छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग और दूसरा है बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। ये दोनों ग्रुप के जो खिलाड़ी हैं, अर्थात जो प्रतिस्पर्धी हैं, वह मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे। इस बारे में उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं सहयोग दिए जाने के लिए आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री जी का। और उनमें से एक थी सुश्री ममता रजक एवं सुश्री डी भाविका। यह आप नाम याद रखिएगा, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले का नाम क्या है? सुश्री ममता रजक जी, और दूसरे का नाम है सुश्री डी भाविका जी को। में कोयम्बटूर अर्थात तमिलनाडु में हुई हाल ही में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में क्या प्राप्त हुआ है? रजत पदक प्राप्त हुआ है। इनके अलावा शहीद राजीव पांडे और गुंडाधुर पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती संतोषी मांझी और सुश्री ममता रजक को इस वर्ष बिलासपुर में आयोजित प्रतियोगिता में स्ट्रांग वुमेन ऑफ द छत्तीसगढ़ का खिताब मिला है। यहाँ से हमें 3-4 बातें पता चलती हैं, उनके लिए देखते हैं। सबसे पहला है ममता रजक, ममता रजक जी और डी भाविका, ममता रजक और डी भाविका। ये दोनों अभी हाल ही में कोयम्बटूर में एक एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियन हुआ, उसमें रजत अर्थात सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सिल्वर मेडल प्राप्त किसने किया? तो ममता रजक और डी भाविका ने। जबकि शहीद राजीव पांडे पुरस्कार और गुंडाधुर पुरस्कार से सम्मानित संतोषी मांझी और जो ममता रजक है, उन्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ द छत्तीसगढ़ का खिताब मिला है। किसका खिताब मिला है? ये खिताब याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किताब से बहुत पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब इन्हीं लिए इसी चलते मुख्यमंत्री जी ने इन्हें बधाई दी। और एसोसिएशन के जो महासचिव हैं, अर्थात बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग श्री कृष्णा साहू जी प्रसिद्ध पावर लिफ्टर एवं बॉडी बिल्डर है, अर्थात महासचिव का नाम याद रखना है तो आप नाम रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। उन्हें गुंडाधुर, वीर हनुमान सिंह अवार्ड, विक्रम अवार्ड और अन्य पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इन्हें 1990 में मिस्टर इंडिया एवं स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिल चुका है। इन्हें कृष्णा साहू जी को। तो आप याद रखिए हमारे लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये नाम इंपॉर्टेंट है, ममता रजक, डी भाविका। सिल्वर मेडल मिला है, कहाँ मिला है? तो एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जो कहाँ हुआ था? तो कोयम्बटूर के तमिलनाडु पे। क्या नाम है? ममता रजक और डी भाविका। दूसरा है कि श्री संतोषी मांझी और फिर से ममता रजक, संतोषी मांझी और ममता रजक जो क्या है? शहीद राजीव पांडे पुरस्कार और गुंडाधुर पुरस्कार दोनों से सम्मानित हैं। उन्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ द छत्तीसगढ़ का खिताब मिला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ द छत्तीसगढ़ का अवार्ड मिला है। ये पेज हमारे टेलीग्राम चैनल सीजी एग्जाम एकेडमी, सीजी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको यहाँ दिखाई ना दे रहा हो या देखने में कोई समस्या हो तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं ये इमेज, या वहां जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीजी एग्जाम एकेडमी। आइए अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज है जसपुर नगर अर्थात जसपुर जिले की बात कर रहे हैं। तो जसपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 3 दिवसीय जसपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्स मीट कार्यक्रम, 3 दिन का क्या हो रहा है? जसपुर मानसून इन्फ्लुएंसर मीट का कार्यक्रम। हमने थोड़े दिन पहले ही करंट अफेयर में पढ़ा था कि जोहार जसपुर नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। जोहार जसपुर नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है जो जसपुर के पर्यटन स्थलों की जानकारी देता है। इसी कड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जसपुर में 3 दिवसीय जसपुर मानसून इन्फ्लुएंसर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
ये है क्या यह आयोजन? तो जसपुर में जो जसपुर मानसून कार्यक्रम है या उनके लिए इन्फ्लुएंसर खोज रहे हैं, इन्फ्लुएंस करना अर्थात प्रभावित करने के लिए। जो इन्फ्लुएंसर्स है वो कैसे प्रभावित करते हैं? तो कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। अर्थात कोई कंटेंट क्रिएट करना है पर्यावरण का, जैसे कोई वीडियो बना लिया जसपुर नगर का अच्छा वाला, या सोशल मीडिया पे जसपुर नगर का कोई वीडियो अपलोड करके उस पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि अर्थात जसपुर घूमिए, जसपुर अच्छा है, जसपुर के पर्यटन के बारे में जानकारी या अन्य कोई ऐसे विशेषता जो जिनको जसपुर के पर्यटन में दिखाई देती है, उन पर्यटनों की जानकारी को अपलोड करके मीडिया इन्फ्लुएंसिंग करके जसपुर के पर्यटन को बढ़ावा देंगे। तो यह है 3 दिवसीय जसपुर मानसून इन्फ्लुएंसर मीट कार्यक्रम। अगला न्यूज है जो है रायपुर जिले से। इसमें है राजीव युवा मितान क्लब पौड़ी, यह तो जगह का नाम है पौड़ी। मुख्यमंत्री का पारंपरिक खुमरी, यह याद रखना है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह याद रखना है कि खुमरी क्या होता है। तो ये मुख्यमंत्री जी को ये जो डायग्राम पे देखिए, ये जो पहनाया जा रहा है टोपी, मुख्यमंत्री जी को ये जो टोपी पहनाया जा रहा है जो धूप से बचाता है, इसे कहते हैं खुमरी। खुमरी कहते हैं। यह बांस से बना होता है जिसपे डिजाइनिंग भी की गई है। यद्यपि यह सामान्य रहता है बाकी गांव जगहों पे, पर चूंकि यह मुख्यमंत्री जी का खुमरी है इसलिए इसे डिजाइन भी कर दिया गया। तो इस न्यूज से हमें याद रखना है कि खुमरी क्या होता है। खुमरी सर में पहना जाना है, यह धूप से बचाव करता है। किससे बचाता है? धूप से। धूप से बचाता है। जो ग्वाले होते हैं, जो किसान होते हैं, वह धूप से बचने के लिए क्या सर पे खुमरी धारण कर लेते हैं। अगला जो न्यूज है वह धमतरी से है। देखते हैं धमतरी में बड़ौदा आरसीटी, बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं। बड़ौदा आरसीटी, बड़ौदा आरसीटी में दिया जाएगा मछली पालन और पशु मित्र प्रशिक्षण। पशु मित्र प्रशिक्षण और मछली पालन हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है आरसीटी। आरसीटी जो टर्म है ये है आरसीटी। आरसीटी टर्म हमारे मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीटी होता क्या है, आरसीटी का कॉन्सेप्ट है। तो आइए एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म पे जान लेते हैं कि आरसीटी होता क्या है। आरसीटी का फुल फॉर्म है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं के व्यवसाय के लिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वह दिया जा रहा है। तो मछली पालन और पशु मित्र प्रशिक्षण पालन, अर्थात यह पशुपालन की बात कर रहे हैं। जो पशुपालन से संबंधित जो प्रशिक्षण है और मछली पालन से संबंधित प्रशिक्षण है वह आरसीटी में दिया जाएगा। तो आप इस टर्म को याद रखिएगा, पूछा जाता है आरसीटी क्या है। तो आरसीटी का फुल फॉर्म होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हम मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरसीटी का कॉन्सेप्ट। तो हम जब छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आरसीटी की जानकारी। अगला जो हमारा न्यूज है वह है पंचायती राज से। पंचायती राज से, पंचायती राज से हाल ही के करंट अफेयर में मैंने वीडियो डाला था, शायद 2-4 दिन पहले की बात है, कि धारा 77 के तहत पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग डाली थी मैंने जिसमें धारा 77 के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। धारा 77 में यह लिखा था कि पंचायत कर लगा सकती है, वह उनकी वसूली कर सकती है। उनके लिए न्यूज़पेपर में धारा छपी थी। आज 29 या 28 तारीख की करंट अफेयर पे था यह बात। आप देख सकते हैं वहां जाके वीडियो पे। तो देख लेते हैं धारा 77 में कौन कौन से कर आते हैं पंचायती राज अधिनियम के। अनिवार्य कर, ऐच्छिक कर तथा सेवा शुल्क की बात करता है धारा 77। ये यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 77। धारा 77 के तहत अनिवार्य कर, वैकल्पिक कर एवं अन्य फीस पंचायतों को अपने क्षेत्रांतर्गत आरोपित करने का प्रावधान है। अर्थात पंचायत कर लगा सकती है, कर का आरोपण कर सकती है और वसूली भी कर सकती है। कर का आरोपण और वसूली। तो हम इसमें यह देखते हैं कि कौन से अनिवार्य कर है, कौन से अन्य फीस है और कौन से सेवा शुल्क है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो कर है वह अनिवार्य कर है और कौन सा कर जो है अन्य फीस के रूप में। तो 6 कर अनिवार्य कर होते हैं, 4 कर अन्य फीस होते हैं एवं 9 और अन्य 9 प्लस और भी हो सकते हैं इसमें, वह फीस सेवा शुल्क है।
तो जो 6 कर हैं वह अनिवार्य कर में क्या क्या आते हैं? पहला संपत्ति कर, यह संपत्ति है। पहला संपत्ति कर, दूसरा प्रकाश कर, तीसरा वृत्ति कर, वृत्ति अर्थात व्यापार या पेशा। आप ग्राम पंचायत में यदि व्यापार या पेशा करते हैं तो आपको वृत्ति कर देना पड़ेगा। या बाजार फीस, पशु पंजी फीस और संडास, संडास अर्थात टॉयलेट, टॉयलेट की सफाई फीस, यह अनिवार्य कर हैं ग्राम पंचायत के। और जो अन्य फीस है उसमें है तालाब लीज, जो गांव पे तालाब होता है उसे मत्स्य पालन या अन्य कमल ककड़ी या अन्य चीजों की जो फसल है अर्थात कमल फूल या अन्य जो होते हैं उत्पाद, सिंघाड़े हैं, उन सब के लिए तालाब लीज में दिया जाता है। उनके लिए तालाब लीज होता है सालाना, वो फीस के रूप में लिया जाएगा। कांजी हाउस दिया जाएगा। कांजी हाउस क्या होता है? जहाँ आवारा या अन्य जो जानवर है इधर उधर घूम रहे रोड में, वो कांजी हाउस पे रखा जाता है। भवन किराया, पंचायत का जो भवन है अर्थात पंचायत ने जो भवन बनवाया है उसका व्यापारिक उपयोग के लिए अगर वहाँ किराया पे देना चाहते हैं भवन किराया। और अन्य आय, इन सबको छोड़कर जो अन्य आय है वह भी अन्य फीस है। और सेवा शुल्क में आप देख लीजिएगा ये सारे हैं, नोट हो। यह पेज भी हमारे टेलीग्राम के सीरीज एग्जाम एकेडमी में मिल जाएगा आपको। सीरीज एग्जाम एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं ये वाला पेज। तो यह याद रखिएगा एग्जाम में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है कि कौन सा कर अनिवार्य कर है और कौन सा फीस है। हमारा अगला न्यूज है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। फसल बीमा योजना से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू कब हुआ था? तो 2016 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था यह फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना में फसल की बुआई से लेकर फसल की बुआई में लेकर फसल की प्रसंस्करण तक, फसल के अंतिम छोर अर्थात प्रसंस्करण तक, अर्थात कटाई, मिंजाई, उसके बाद जो मंडी तक पहुंचना है अर्थात प्रसंस्करण अर्थात मंडी या बिक्री तक पहुंचना है, बिक्री, वहां तक फसल की बुआई से लेके अंतिम बिक्री तक के बीच के टेन्योर ड्यूरेशन के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, जिसे हम लोग फसल बीमा कहते हैं। अर्थात फसलों की बुआई ना हो पाना, कटाई में दिक्कत, पानी की कमी, बाढ़ या अन्य कोई भी बीमारी का प्रयोग, कीटों का प्रयोग या अन्य कुछ भी हो जाता है फसलों को, तो उसके लिए बीमा होता है। जैसे इंसानों का बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, वैसे ही फसलों का भी बीमा होता है। तो इसके लिए फसल बीमा योजना का 15 जुलाई तक आवेदन है। हमारे काम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फसल बीमा कहां से कहां तक कवर करता है, तो बुआई से लेके बिक्री तक, यह इंपॉर्टेंट है। इसमें खरीफ, उद्यानिकी और रबी फसल भी आते हैं, तो हमें इनके प्रीमियम की स्थिति जानकारी रखनी है। यहाँ पे लिखा है किसानों को खरीफ फसलों की बीमा के लिए कुल प्रीमियम राशि का मात्र ये 1.5% होगा, अर्थात खरीफ के लिए हमें 1.5%, रबी के लिए 2% और जो उद्यानिकी है, जो उद्यानिकी फसल है उसके लिए 5% राशि प्रीमियम के रूप में जमा करनी होती है। प्रीमियम है, प्रीमियम जो है, अब सवाल ये कि प्रीमियम का दर निर्धारण जो ये परसेंटेज किया गया है वह किसका प्रीमियम है? तो यह प्रीमियम है फसल लागत का। फसल लागत क्या होता है? तो फसल को उगाने में जो भी लागत आएगी अर्थात फसल को लगाना, जुताई करना, बीज खरीदना, खाद खरीदना, जो भी है वो सारे किस में आते हैं? फसल लागत पे। बुआई, खाद, बीज, जुताई, कीटनाशक का प्रयोग, जो भी फसल लागत होगा, फसल लागत का निर्धारण गवर्नमेंट कर देती है कि इतना फसल लागत आता है इतने टन पे, वह निर्धारित है। फसल लागत निर्धारित है, फसल लागत निर्धारित है। विभिन्न फसलों के लिए फसल लागत अलग अलग होती है, उसके लिए गवर्नमेंट उसका निर्धारण कर देती है कि इस फसल के लिए प्रति टन इतना लागत आता है, वह फिक्स है, उसी का कुछ प्रतिशत फसल बीमा का प्रीमियम में देना है। तो खरीफ का कितना देना है? 1.5%, रबी का 2% और उद्यानिकी के लिए 5%। यहाँ पे दिया है प्रीमियम राशि 5% निर्धारित किया गया है, किसके लिए? उद्यानिकी फसलों का, अर्थात रबी, खरीफ और उद्यानिकी। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि तीनों के लिए फसल बीमा योजना लागू है, खरीफ फसलों के लिए, रबी फसलों के लिए और उद्यानिकी फसलों के लिए। उसी का डेट डिसाइड किया गया यहाँ पे कि 15 जुलाई तक कर सकते हैं। तो हमारे काम की चीज है ये प्रीमियम की दर, फसल लागत क्या होती है और तीनों फसलों में दिया जाता है, और कहां से कहां तक दिया जाता है? तो बुआई से लेके बिक्री तक। अगला हमारा न्यूज है वह है सामुदायिक बाड़ियों का संचालन।
सामुदायिक बाड़ी, बाड़ी अर्थात नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी से जोड़ना है आपको। तो नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी कौन सी योजना के तहत चलाई जा रही? तो सुराजी गांव। यह न्यूज जो है वो किससे संबंधित है? सुराजी गांव योजना से। तो सुराजी गांव योजना के अंतर्गत क्या है? बाड़ी संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सुराजी गांव योजना के तहत क्या चलाया जा रहा है? बाड़ी संवर्धन योजना। बाड़ी संवर्धन योजना में कुछ टर्म अपनाए जा रहे हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जैसे व्यक्तिगत बाड़ियां। बाड़ी उसको बोलते हैं जहां सब्जी लगाया जाता है या उद्यानिकी फसलों का उत्पादन किया जाता है, वो बाड़ी होता है। व्यक्तिगत बाड़ियां और सामुदायिक बाड़ियां। व्यक्तिगत बाड़ियां अर्थात निजी स्वयं की बाड़ी, और सामुदायिक बाड़ी में कोई जमीन है जो सरकार से ले ली जाती है, साथ भूमि है, भूमि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया। 2 से 3 लोगों का ग्रुप या 4-5 जितने भी हो सकते हैं वो लोग मिलके इस भूमि पे क्या करेंगे? उद्यानिकी फसलों का प्रोडक्शन करेंगे, उद्यानिकी फसलों का क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। तो उद्यानिकी फसलों के उत्पादन हेतु सामुदायिक बाड़ियां और व्यक्तिगत बाड़ियां लगाई जा रही है। इसी को याद रखना है कि सुराजी गांव योजना के तहत बाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बाड़ियां कैसी? सामुदायिक बाड़ियां और व्यक्तिगत बाड़ियां। तो कितनी सामुदायिक बाड़ियां हैं अभी तक वर्तमान में? तो 3721। तो शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं श्री राम कुमार पटेल जी हैं। अभी श्री राम कुमार पटेल जी, राम कुमार पटेल जी शाकंभरी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बाड़ी कार्यक्रम योजना की समीक्षा की थी। तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह है कि सुराजी गांव योजना में जो नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी था, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी, तो इसमें जो बाड़ी शब्द है उसके लिए बाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप लोग जानते हैं यह छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना है अर्थात महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें आगे देखते हैं कि सामुदायिक बाड़ियों का रकबा 1719 हेक्टेयर है, जहां महिला समूह विमुख के साग सब्जियों की खेती कर आय अर्जित कर रहे हैं। जो बाड़ी योजना चलाई जा रही है उनके लिए राज्य पोषित योजनाओं में कुल लगभग 20.5 करोड़ अर्थात 20.49 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। बस यह याद रख लीजिएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बजट कितने का है। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला जो न्यूज है वह फिर से प्राइस से रिलेटेड है। प्राइस से रिलेटेड है, आइए देखते हैं क्या है न्यूज। शिक्षिका शशि तिवारी, सबसे पहले तो यह नाम याद रखिएगा। नाम क्या है इनका? शशि तिवारी जी। शशि तिवारी क्या है? ये प्रोफेशन याद रख लीजिएगा। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि हाल ही में कौन से शिक्षक को, या हाल ही में एक शिक्षक जिनका नाम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो शिक्षिका शशि तिवारी जी को नेशनल स्तर पर मिला बेस्ट आर्टिस्ट का खिताब। बेस्ट आर्टिस्ट का खिताब जीता है। ये कहाँ की रहने वाली? तो भाटापारा अर्थात बलौदाबाजार भाटापारा जिले की। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर युवा कल्याण विभाग किसके द्वारा आयोजित किया गया था? युवा कल्याण विभाग की ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, अभी चल रहा है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज द्वारा आयोजित संगीत नृत्य नाटक प्रतियोगिता में। कौन सा है? संगीत नृत्य नाटक प्रतियोगिता। यह कैटेगरी याद रखिएगा कौन सी कैटेगरी है? तो संगीत नृत्य नाटक वर्ग में बेस्ट आर्टिस्ट का खिताब मिला है इन्हें। बस हमारे काम के लिए इतना ही। बेस्ट आर्टिस्ट का खिताब किन्हें मिला? तो शिक्षिका शशि तिवारी जी को। किसमें मिला है? तो संगीत नृत्य एवं नाटक प्रतियोगिता में, जो कहां पे हो रहा है? राष्ट्रीय स्तर। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर युवा कल्याण विभाग, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। कि शशि तिवारी द्वारा लिखी एक नाटक नारी तू अबला नहीं को काफी सराहा गया है। तो यह भी याद रखिएगा कि जो शशि तिवारी जी हैं, शशि तिवारी जो बेस्ट आर्टिस्ट का खिताब मिला है जिन्हें, उनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है नारी तू अबला नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला जो न्यूज है हमारा वो है रथ यात्रा से। यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। यहाँ पे भगवान दिख रहे हैं, रथ रथ के भगवान अर्थात रथ यात्रा में जिन भगवानों को घुमाया जाता है, ये कृष्ण बलभद्र, ये कृष्ण जी हैं, ये बलभद्र जी हैं और ये सुभद्रा है। इनकी एक रस्म छेरा पहरा, यह रस्म की याद नाम रखेगा। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रस्म याद है कि छेरा पहरा की रस्म से रथ यात्रा शुरू। छेरा पहरा का रस्म क्या होता है यह देखते हैं, आइए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आज गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में छेरा पहरा की रस्म पूरी कर, छेरा पहरा की रस्म पूरी कर क्या क्या? सोने की झाड़ू से बुहारी लगाकर, अर्थात बुहारी लगाकर अर्थात झाड़ू लगाकर। जो झाड़ू है
उनसे रथ यात्रा के जो मार्ग हैं उनको साफ किया जाता है, इसी को बोलते हैं बुहारी लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। इसके पहले मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला के अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। तो हमारा था छेरा पहरा की जो रस्म है, अर्थात सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाना, अर्थात बुहारी लगाना। तो रथ यात्रा का संबंध छत्तीसगढ़ से भी है। देखिए रथ यात्रा का संबंध कैसे छत्तीसगढ़ से जुड़ता है कि भगवान जगन्नाथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हैं, समान रूप से जुड़े हुए हैं। रजदूत का त्योहार ओडिशा की तरह छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अभिन्न अंग है, रथ यात्रा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान छत्तीसगढ़ का सिवरी नारायण तीर्थ है। अभी हाल ही में राम वनगमन पथ जो बना है उसमें सिवरी नारायण का ओपनिंग किया गया है। सिवरी नारायण को दूसरा शहर के रूप में, पहला चंदखुरी को लिया गया और दूसरा सिवरी नारायण का, और बाकी और अन्य स्थल है उनके भी किया जा रहा है। तो याद रखिएगा यह बहुत चर्चा में है कि भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान छत्तीसगढ़ का क्या है, सिवरी नारायण है। यहीं से वे जगन्नाथपुरी जाकर स्थापित हुए। सिवरी नारायण में त्रेता युग में, याद रखिएगा त्रेता युग, श्री राम ने माता सबरी के मीठे बेर खाए थे। और वर्तमान में यहाँ ये क्या है, नर नारायण का मंदिर। तो मंदिर भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मंदिर इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का तीर्थ इंपॉर्टेंट है, त्रेता युग इंपॉर्टेंट है। राम वनगमन परिषद की विकास योजना बनाई गई है। जैसा कि मैंने कहा कि सिवरी नारायण जो है एक दर्शनीय स्थल है जो राम वनगमन पथ में शामिल है। आइए देखते हैं और इसके बारे में। छत्तीसगढ़ में भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र देवभोग है। यह इंपॉर्टेंट है, देवभोग। देवभोग कहाँ पे है, गरियाबंद। भगवान जगन्नाथ सिवरी नारायण से पुरी जाकर स्थापित हो गए। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान छत्तीसगढ़ में सिवरी नारायण था, तभी उनके भोग के लिए चावल देवभोग से ही भेजा जाता रहा है। देवभोग का नाम पे ही भगवान जगन्नाथ की महिमा समाई हुई है। अर्थात जो चावल है, अर्थात भगवान पे जो प्रसाद चढ़ता है पूरी पे, जगन्नाथपुरी पे, उसका चावल कहाँ से जाता है, देवभोग से। आप सबको इतिहास पता है रथ यात्रा का कि बस्तर में भगवान जगन्नाथ अभिन्न रूप से जुड़े। 1408 में बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव, काकतीय वंश के राजा थे पुरुषोत्तम देव, काकतीय वंशी राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा गोंचा पर्व के रूप में रथ यात्रा को मनाया जाता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है कि गोंचा पर्व का मैंने थोड़े दिन पहले न्यूज डाला था। आप देख सकते हैं कि गोंचा पर्व का प्रारंभ हो चुका था। और उसी कड़ी में एक और स्थान है छत्तीसगढ़ में, कोरिया जिले के पोड़ी ग्राम में भगवान जगन्नाथ विराजमान है। तो यहाँ पे दो तीन बातें पॉइंट सामने आती है। पहला स्थल है सिवरी नारायण, सिवरी नारायण। दूसरा स्थल है देवभोग, और तीसरा स्थल है कोरिया का पोड़ी। याद रखिएगा, कोरिया का पोड़ी, देवभोग, गरियाबंद, सिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, ये तीन स्थल भगवान जगन्नाथ के स्थल से हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर मेंस में एग्जाम लिखने को आता है या कोई सवाल पूछा जाता है तो यह तीनों भगवान जगन्नाथ से संबंधित स्थल है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के रूप में चना और मूंग का, याद रखिएगा, भगवान के प्रसादों के बारे में पूछता है कि राजीव लोचन में कौन सा प्रसाद चढ़ता है, दंतेश्वरी माता का प्रसाद क्या है, वैसी तरह भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के रूप में क्या है, चना और मूंग। यह याद रखिएगा, चना और मूंग। कोरिया जिले पे पुरुषोत्तम देव ने कौन सा पर्व प्रारंभ किया, देवभोग क्षेत्र से भगवान का चावल जाता है, और सिवरी नारायण से ही जाकर भगवान जगन्नाथ पूरी पे स्थापित हुए हैं। और हमारा जो रस्म है वो छेरा पहरा रस्म है, जो सोने की झाड़ू से बुहारी लगाकर, अर्थात झाड़ू लगाकर, बहरी लगाकर, बुहारी लगाकर प्रारंभ किया जाता है। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज है हमारे लोक सेवा से। लोक सेवा अर्थात पब्लिक सर्विस से, कि जो आपको मिलता है जाति प्रमाण पत्र या अन्य जो भी परियोजनाएं चल रही, जाति आवेदन, ग्रामीण ये योजनाओं का जो भी क्रियान्वयन किया जा रहा है वो लोक सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। तो लोक सेवा ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना व लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित लोक सेवा केंद्र। तो सबसे पहला तो यही बनता है कि हम लोक सेवा केंद्र जो है कौन सी परियोजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम और ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, इन दोनों के तहत क्या किए गए हैं, लोक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है कि राज्य में 792 लोक सेवा केंद्र स्थापित हैं। राज्य में कितने,
792। यह याद रखिएगा, यह डाटा हमारे काम का है कि 792 लोक सेवा केंद्र है। लोक सेवा केंद्र, लोक सेवा केंद्र कितने हैं? 792। लोक सेवा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। यह न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है यह नाम, हमर लैब। आइए देखते हैं इस न्यूज के बारे में। छत्तीसगढ़ के जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित किए जा रहे हैं हमर लैब। क्या किए जा रहे हैं? हमर लैब की स्थापना की जा रही है। हमर लैब होता क्या है यह देखना है हमें। हमर का मतलब होता है हमारा, छत्तीसगढ़ी में हमर शब्द आया है हमारा से, और लैब का मतलब तो लैब ही होता है। तो हमर लैब का दौरा करके अधोसंरचना प्रणाली, अर्थात बाहर से जो टीम आई थी उन्होंने हमर लैब का दौरा किया। तो हमर लैब होता क्या है यह देखना है। तो हमर लैब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच करने का केंद्र है। लैब क्या होता है? जांच होता है। जैसे लेबोरेटरी होता है ना जांच केंद्र बीमारियों के लिए, उसी प्रकार गवर्नमेंट का हमर लैब है। और सबसे पहला हमर लैब जो है, विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई, विकास स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में स्थापित किया गया। यह याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई पाटन में स्थापित किया गया है। किस स्तर पर? तो विकासखंड स्तर पर। अब देख लेते हैं हमर लैब की जानकारी। तो हमर लैब राज्य के 9 जिलों में चल रहा है, जिसमें दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर तथा 3 सामुदायिक केंद्रों, मानपुर पहला, दूसरा पाटन और तीसरा पलारी में हमर लैब की स्थापना की जा रही है। किसकी स्थापना की जा रही? हमर लैब। हमर लैब की स्थापना की जा रही है। इस लैब में ब्लड, WBC, मलेरिया, ये आप इमेज देख सकते हैं। इसमें हमर लैब का इमेज डाला हूं मैं। हमर लैब लिखा है पाटन का, पब्लिक हेल्थ यूनिट पाटन। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट क्या है? पाटन। यह पहला हेल्थ यूनिट है विकासखंड स्तर पे देश का। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्थापित किया गया है, यह भी देख लेते हैं। और कहां स्थापित किया गया? पाटन। पाटन तो आप सभी को पता होगा कि यह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र किनका विधानसभा क्षेत्र है? बघेल जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई अगर आपको क्वेरी हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।